चलो, वेलकम टू अनिल नरोलास आई स्टडी सेंटर। आज हमारा वैदिक एज का ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट पार्ट अपना है। पहले हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं उसकी। ये तीसरा पार्ट है हमारा वैदिक एज का प्रीलिम्स के लिए, PCS, HCS, IAS प्रीलिम्स की क्लासेस जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहे हैं आजकल, राइट। लास्ट क्लास में हमने क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक जो अपनी लाइफ थी, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था किस टाइप का था। तो इस बार हम कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि उस टाइम पे सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, यानी सोशल लाइफ एंड कल्चर लाइफ, जो इसके मेन पॉइंट्स थे, उसमें रिलीजन भी आ जाएगा। ये क्या थे इसमें, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इसमें टिपिकल 4 फोल्ड डिवीज़न हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमने पहले पढ़ा था कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में, ऋग्वेद में हमने पढ़ा हुआ है कि 10th मंडल में पुरुष सूक्त में एक मेंशन किया गया है कि इन सब वर्ण के, वर्ण, इन सबको वर्ण कहा गया है, इनको जाति वर्ड यूज़ नहीं किया गया, वर्ण कहा गया है। तो वर्ण का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, तो भगवान के माउथ से, हाथ से, थाई से, फीट से, जो हमने पहले किया था कि डिफरेंट वर्ण जनरेट हुए हैं, ये सब मेंशन है पुरुष सूक्त में, राइट। और सोसाइटी में उस टाइम पे जो ये वर्ण सिस्टम था बहुत रिजिड नहीं था कि जैसे मान लो वो सब था प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड। कोई टीचिंग करने वाला काम करता है, ज्ञान वाला काम करता है तो वो ब्राह्मण है, ठीक है। जो आर्मी में है, पुलिस में है, राइट, बैटल्स फाइट करते हैं, वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, वो वैश्य हैं। जो सर्विस सेक्टर वाला काम करते हैं वो शूद्रास हैं, ठीक है। तो लेकिन वो प्रोफेशन के बेस्ड पे थे, लेकिन अपने बर्थ के बेस पे नहीं। तो अब पहले ये भी है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है और वो शूद्र वाला काम कर रहा है तो वो शूद्र हो गया। अगर शूद्र के घर में पैदा हो के अगर आप टीचिंग वाला काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रोफेशन से है बेसिकली, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है था ऋग्वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में जाके, उसके लेटर वैदिक के भी लेटर पार्ट में ये कुछ रिजिड होना शुरू हो गया। जो अपना सिस्टम था ये वाला, उसमें प्रोफेशन के बेस पे कई जाति सिस्टम आना शुरू हो गया। और उसके बाद में कुछ जगह पे प्रोहिबिशन भी होने शुरू हो गई लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में, कि जिस तरह से आप इंटर डाइनिंग नहीं कर सकते हैं, मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में नहीं जा सकते, मतलब त्यौहार पे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट असेंबली में नहीं जा सकते हैं, आप इकट्ठे नहीं हो सकती हैं। ये लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में ये चीज़ें आनी शुरू हुई। एक थोड़ा सा सिस्टम शुरू हुआ रिजिड होना, ठीक है। इसी पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, जो कास्ट सिस्टम है, हालांकि कास्ट वर्ड का अलग चीज़ है, ये जाति सिस्टम जो है, क्योंकि कास्ट वर्ड जो है कास्टा पोर्टुगीज़ लैंग्वेज के वर्ड से है, तो वो अलग कंसेप्ट है, उसमें अलग, मैं उस अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अलग है। हम टिपिकल, हम जाति को कास्ट नहीं कह सकते हैं, राइट। एनीवे, तो जाति के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हल्का है अभी, मतलब कि एक जो उसका एक काफ़ी बुरा फॉर्म जो था, जिसमें अनटचेबिलिटी आ गई थी बाद में, वो लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है। वो सबसे ख़राब चीज़ थी कि जाति के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना कि आप किसी को अनटचेबल समझते हैं, ठीक है। ये सबसे ख़राब चीज़ रही है अपनी सोसाइटी में। ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो जो है वो लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट नहीं है। स्लो लेटर वैदिक पीरियड के बाद में ये काम शुरू हुआ है, राइट। तो वो अभी फ़िलहाल हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पार्ट तक अनटचेबल्स नहीं थे, शूद्र थे। लेकिन शूद्रों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन जो है शुरू हो गया था। उसमें मेन एक जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ये भी था, एक तो बताया मैंने अभी आपको कि मिक्सिंग नहीं पॉसिबल थी कुछ खास ओकेजन्स पे, ठीक है। और वो भी याद रखना लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में, राइट। क्योंकि ना हमें ऐसे इंस्टांसेस भी मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि कुछ जो जन्म से शूद्र थे, जैसे एक जाबल थे, जाबल ऋषि हुए हैं,
जावल जो थे वो लोअर वर्ण के थे, वो शूद्र वर्ण के थे वो, लेकिन उनको बाद में पढ़ लिख के तपस्या करके वो जो है ब्राह्मण कहलाए, वो ऋषि कहलाए, ऋषि मुनि बने वो। तो बहुत रिजिड सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। एक वत्स थे, एक कवश थे। तो जाबल, सत्यकाम जाबल हों, कवश हों या फिर वत्स हों, ये तीनों जो हैं कहते हैं कि इनका जो बर्थ है वो शूद्र वर्ण में हुआ था, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी विद्या से, अपनी तपस्या से, ठीक है, इनको ब्राह्मण माना गया। यानी लेटर वैदिक पीरियड के इनिशियल पार्ट में भी ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो भी एंड में जाके होना शुरू हुआ है, लेकिन हाँ शुरू हो गया था। फिर जैसे जो गोत्र सिस्टम आया कि आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, कास्ट में कौन सा गोत्र आपका है, वो भी जो है इसी टाइम पे शुरू हुआ है, ठीक है। फिर सेम गोत्र के अंदर शादी जो है, मैरिज जो है वो अलाउ नहीं करते थे वो चीज़ आज भी चलती है कि सेम गोत्र में विवाह जो है, मैरिज जो है अलाउ आज भी नहीं होती है, ठीक है। अब कास्ट के अंदर सब कास्ट, जाति के अंदर जो है फिर जातियाँ, वो सब चीज़ भी लेटर वैदिक पीरियड के लेटर हाफ में शुरू हुआ है। अब जो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी में वीमेन का स्टेटस क्या था, राइट। जैसे शूद्रा से मैंने बताया भी आपको, वीमेन अभी भी जो है हायर स्टेटस था उनका, लेकिन स्लो लेटर पार्ट में उनका स्टेटस भी डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। हमें कुछ सती के इंस्टांस भी मिले हैं उस टाइम के, राइट। कुछ चाइल्ड मैरिज के इंस्टांसेस मिले हैं उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड के, लेकिन लेटर पार्ट के अगेन, यानी सोसाइटी स्लो डिटीरियरेट होनी शुरू हो गई थी इस तरह से, ठीक है। पहले लेटर वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमें ऐसी कई विमेन का जिक्र मिलता है, मेंशन मिलता है, जिसमें गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, राइट। उसके बाद लोपामुद्रा हैं। वो लेडीज़ तो बहुत कमाल की इंटेलेक्चुअल्स थी। दे यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज, शास्त्रार्थ जिसको बोलते थे, ठीक है। वो ऋषि मुनि से क्वेश्चन करते थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ज्ञान बढ़ाने का, नॉलेज लेने का एक तरीका ये था क्वेश्चनिंग का, शास्त्रार्थ करना, क्वेश्चनिंग करना, जहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, जो ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। आप जो है वो सब एक डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रिलीजियस डिस्कोर्स करते हैं। उनमें जो विद्वान लोगों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। विद्वानों में आपस में डिस्कोर्स होगा, और उसमें ये नहीं था कि अगर आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए तो आपने गुस्से में उसको दूसरे को मार दिया ना। तो आप बहुत ही हम्बल हो के अपनी जो डिफीट है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं हार गया, और जो पर्सन जो होगा, जो सब क्वेश्चन के आंसर दे देगा, उसको आप उस डिबेट में विनर अनाउंस कर देंगे कि हाँ ये मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है। बाद में उसको भी कोई चैलेंज कर सकते थे, उनको भी, ठीक है। इस तरह से सबके जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसमें एक तरह से वृद्धि, इंक्रीज हुआ करता था, ठीक है। उनकी नॉलेज एनहांस हुआ करती थी। तो एक हमारा सिस्टम था डिबेट करने का, राइट। जैसे एक बड़ी फेमस बुक भी आई थी, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, कि आर्गुमेंट करना हमारी हैबिट रही है। बट आजकल क्या हो गया, हम आर्गुमेंट करने के लिए आर्गुमेंट करते हैं, हम किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए आर्गुमेंट नहीं करते हैं। और हमारी ईगो इतनी होती है कि जो चीज़ हम मानते हैं सही है उसी को सुनना चाहते हैं अल्टीमेटली हम। तो फिर डिबेट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता वो। तो हम डिस्कशन से डिबेट को हम किसी एक कंक्लूजन पे लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम ये मानने को तैयार भी नहीं है कि हमारे पास चीज़ का जवाब नहीं है। हम सिर्फ क्वेश्चन करना सीख रहे हैं आजकल। हमारे पास जवाब देने वाले लोग नहीं हैं आजकल जो क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर कर सकें, ठीक है। और जब जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर हम अपने आप को समझते हैं कि हम जो है बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए, देखा उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। समस्या ये है कि क्वेश्चन के आंसर करने वाले लोग जल्दी मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनिंग एक बेसिक पार्ट था हमारी सोसाइटी का, ठीक है, और वो आज तक चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज हो गया है, राइट। अब क्या था, अब आपको क्वेश्चनिंग करनी है तो आपको ज्ञान का होना ज़रूरी है, यानी आपकी जो विद्या है वो ज़रूरी है, यानी आपकी स्कूलिंग ज़रूरी है, यानी आपको वेदों का, वैदिक कल्चर का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए पहले आपको जो है गुरु ढूंढने पड़ेंगे। अब जो वैदिक एज में
जो सिस्टम था हमारा पढ़ने का जो सिस्टम था वो 3 तरह से था। एक वो जो लोग जो थे, जो स्टूडेंट्स जो था, जो अपनी इनिशियल एज में है, स्टार्टिंग की एज में है, वो एकदम से आश्रम में नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसमें अप टू 7, 8 या 10 ईयर्स तक जो आप हैं, आप अपने आसपास के एरिया में किसी टीचर, किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, उनसे जो इनिशियल जो ज्ञान है, विद्या वो लेते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। तो आप जो टीचर घर में रहते हैं उनके पास में, तो जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, हाउस होल्ड जो चोर्स होते हैं, तो उन चोर्स में आप उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनके काम में हाथ बटाते थे, तो एक किस्म से यही उनकी फ़ीस थी, ठीक है। ये सब पूरा होने के बाद अगर आपको और विद्या लेनी है, उसके बाद में फिर जो है आप किसी गुरु के पास जाएंगे जिनका एक आश्रम होगा। अब वो वहाँ पे एक पॉइंट था कि वो जो गुरु हैं वो किसको सिलेक्ट करते हैं। तो प्यूपिल को, शिष्यों को, चेलों को, विद्यार्थियों को गुरु खुद सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक इंस्टांस देता हूँ। एक महाभारत में एक है ना, एक इंस्टांस है जब एकलव्य जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास कि मुझे भी आप शिक्षा दीजिए। कर्ण भी जाते हैं, मुझे भी शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं सिर्फ राज परिवार के लोगों को शिक्षा देता हूँ और किसी को नहीं। तो ये गुरु पे डिपेंड करेगा कि वो शिक्षा किसको देते हैं, किसको नहीं, ठीक है। वो हर एक इस पे आप जितने भी डिबेट करो, इनको नहीं दिया, वैसे नहीं किया, वो नहीं किया, वो अलग मुद्दे हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे थी। तो वहाँ पर भी यही था कि अगर आप आश्रम में रह रहे हैं सपोज़, तो क्या रहेगा, तो आश्रम में भी आपको गुरु बताएंगे, समझाएंगे, देन आपके टेस्ट लेंगे, फिर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे डिबेट करेंगे। तो वो भी क्वेश्चनिंग को एनहांस, क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते थे। वो ये नहीं है कि अगर गुरु से आपने क्वेश्चन पूछा गुरु गुस्सा हो जाएगा। तो वो आपको हमेशा प्रमोट करेंगे कि अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आपको लगातार क्वेश्चन पूछना है, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिए आप। वो गुरु ही क्या जो क्वेश्चनिंग को मना कर दे। तो इस चीज़ से क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसी फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी थी, वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाया करती थी, ठीक है। और एक छोटी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि पहले हमारे यहाँ पे ये फ़ीस का कल्चर नहीं था कि आपने एजुकेशन ली और उसके लिए आप फ़ीस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब था क्या, तो फिर वो गुरु अपना आश्रम में चलाते कैसे होंगे। वो जो बच्चे वहाँ जो पढ़ते थे, वहाँ पे रेजिडेंशियल जो आश्रम थे जहाँ वो पढ़ते भी थे और रहते भी थे, गुरु की सेवा भी करते थे, तो वो खाना कैसे खाते थे, ठीक है, उनका काम कैसे चलता था। तो उसके लिए एक ख़ास चीज़ थी कि जितने भी शिष्य थे वो जाके भिक्षा मांगते थे, हर घर से जाके उस एरिया के, ठीक है। और जो हर घर के जो लोग थे उन्हें पता था कि ये जो भिक्षा मांगने के लिए हमारे पास आए हुए हैं, ये स्कूल में, आश्रम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी सबसे अच्छे से अच्छा जो उनके पास खाना हुआ करता था उनके लिए बना के तैयार करते थे, या फिर उनको ग्रेन्स दिया करते थे, ठीक है। शिष्य भी उसको लेके आएंगे। तो अब क्या होगा, जब शिष्य उस चीज़ को, पूरी पढ़ाई को ख़त्म करके जाएगा, तो पहली बात वो गुरु से बोलेगा कि गुरुजी मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। तो गुरु पे डिपेंड करता है उनसे क्या मांगता है। तो उसके लिए वो पैसे नहीं मांगते थे, वो कुछ बोलते हैं बातें मांग लेंगे आपसे, कुछ बोलते हैं हमें टोकन में कुछ ऐसा दे दो, ठीक है। तो हर एक के अपने तरीके थे। जैसे एकलव्य से कहते हैं उनका अंगूठा मांग लिया गया था, जो एक कहानी कही जाती है। जैसे द्रोणाचार्य ने पांडवों से कहा था कि मैं वक्त आने मांगूंगा, गुरुदक्षिणा मांगूंगा बाद में आपसे, ठीक है। तो उन्होंने बातें मांगी भी सही, वो कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन शिष्य के दिमाग में, जो प्यूपिल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनके दिमाग में ये होगा कि हमें पढ़ाया किसने, गुरु के अलावा और किसका कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी का माना जाएगा कि सोसाइटी ने हमें टीच किया। तो सोसाइटी का कर्ज है हम पे, और हमने अपना जो ज्ञान लिया है उसी ज्ञान को बाद में सोसाइटी को वापस भी करना है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। इससे एक हेल्दी अच्छी सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैंने फ़ीस दी पढ़ाई की तो उसमें क्या एहसान हो गया, उसमें वो काम नहीं था, राइट। तो उसमें फ़ीस वगैरह नहीं थी इस जगह पे, उसमें गिव एंड टेक। तो सोसाइटी से आप ले रहे हैं, सोसाइटी को फिर आप दे भी रहे हैं, तो सोसाइटी इसी से डेवलप भी हो रही है, राइट। बट यहाँ पे एक समस्या थी।
अब पहली बात इसमें क्या था, अभी हमने बोला कि यहाँ पे 4 वर्ण थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें अभी तक कोई अनटचेबिलिटी वाला काम नहीं आया है, ठीक है। ऐसे ना लाइफ की को भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, 4 आश्रम सिस्टम थे जो डेवलप हुए हैं। एक हमारे पास उपनिषद है छंदोग्य, इसमें 3 आश्रम का जिक्र है, और बाद में एक आया जाबल उपनिषद, इसमें 4थे आश्रम को भी मेंशन किया गया है। तो 4 आश्रम कौन कौन से थे? पहला है ब्रह्मचर्य, यानी सेलिबेसी, आपका अप टू 25 ईयर्स तक, आपकी लाइफ के पहले 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे, आपका विवाह नहीं होगा, आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे, ठीक है, ये वो वाला आश्रम है। दूसरा आश्रम आपका है गृहस्थ आश्रम, जो सेकंड स्टेज आपकी लाइफ की है, कि आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली होगी, तो अप टू 50 ईयर्स तक आप इस आश्रम में रहेंगे। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, राइट, तो उसके बाद में आप अपने इस आश्रम को भी, इस घर को भी छोड़ देंगे, फिर आप वन को चले जाएंगे, वन प्रस्थ, यानी वन को प्रस्थान कर जाएंगे। वन मीन जंगल, राइट, क्योंकि अब आपके बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिम्मेवारी आपने पूरी कर दी हैं, तो आप वन को चले जाएंगे। वहाँ पर आप ध्यान करेंगे, रिचुअल परफॉर्म करेंगे, जो भी करने हैं आपको, जो आपका सब प्राइवेट अफेयर रहेगा। वन प्रस्थ, तो ये कहते हैं कि 50 से 75 साल तक आप वन प्रस्थ में रहेंगे। उसके बाद चौथा आश्रम जो है वह संन्यास, कि बाद में आप आश्रम को भी छोड़ देंगे। तो कहते थे उस टाइम पे जो एज को हमने डिवाइड की है 100 साल तक, कुछ 120 साल भी कहते हैं, तो 100 साल तक, यानी 70 से 100 साल जितनी भी एज आप बाद में आपकी होगी, 75 जितनी भी आगे है, तो फिर आप जो है उन आश्रम को भी छोड़ जाएंगे, फिर आप एकांत में निकल जाएंगे, गुफाओं में निकल जाएंगे, जंगल में निकल जाएंगे, फिर पूरा ध्यान जो आपका होगा वो सिर्फ मेडिटेशन पे होगा वो। तो ये 4 आश्रम का जिक्र आता है ये, राइट। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि एवरी पर्सन वॉज नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। हर बंदा जो है सारे आश्रम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें से कुछ ही हैं जो फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं भी करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि आपने फॉलो नहीं किया तो आप सोसाइटी नाम खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, ये एच है, गृहस्थ मीन ग्रह, जो घर में रहते हैं, गृह, वानप्रस्थ यानी वनप्रस्थ, वन को जाना, और संन्यास, ठीक है। अब जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य वाला, अच्छा इसमें बताया ना भी आपको मैंने, जो पहले 3 आश्रम है इनका जिक्र है छंदोग्य उपनिषद में। जो चौथा आश्रम का जो जिक्र है, जो मेंशन किया है जाबल उपनिषद में, ठीक है। ये उन्हीं सत्यकाम जाबल जी के नाम पे, जो पहले शूद्र थे, बाद में उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान थे, गुणी थे, नॉलेज थी उनको, पढ़ लिखे थे, वेदों का ज्ञान था, ठीक है, उनको एनलाइटेंड थे, ठीक है, इसलिए ऋषि की उपाधि दी गई उनको वो, तो उन्हीं के नाम से उपनिषद भी है, ठीक है, जाबल उपनिषद। हाँ जी, अब ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या आएगा, अभी बताया आपको कि उसमें क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है, राइट। अब वो पढ़ाई मैंने 2 स्टेज बताई हैं आपको, एक तीसरी स्टेज रहेगी उसमें। 2 स्टेज क्या थी कि एक तो आप किसी इंडिविजुअल टीचर के पास में जाएंगे आपकी लाइफ की स्टार्टिंग के स्टेज में, फिर वो चीज़ शुरुआत की स्टडी खत्म करने के बाद फिर आप जाएंगे एक आश्रम में, गुरु आपको सिलेक्ट करेगा कि किस आश्रम में आपको लूँ कि ना लूँ। उसके बाद एक तीसरा था कि जो राजा थे जनपद के, जो किंग्स हुआ करते थे, उस अपने ट्राइब के किंग हुआ करते थे, उनके भी अपने कुछ परिषद थे। परिषद में जो राजा जिसको दान देगा उसके पैसे से, उसके फाइनेंसिस से वो एक किस्म का बोर्डिंग स्कूल चलेगा, रेजिडेंशियल स्कूल चलेगा उसमें वो, ठीक है। तो वो एक सिस्टम था और वो हायर नॉलेज के लिए था वो बेसिकली। तो ये 3 तरह के सिस्टम थे, प्राइवेट भी था, रेजिडेंशियल स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल हो गया, सेकंड उसके बाद में कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स हो गए, इसमें गुरु अपने प्यूपिल को सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड ये
परिषद का सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अब विद्या का जो राइट है, लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में एक थोड़ा सा इसमें समस्या ये आई, एक डिस्क्रिमिनेशन ये शुरू हुआ कि जो चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण कौन सा है? शूद्र। तो शूद्रों को विद्या से मना कर दिया गया कि इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी। तो जो विद्या है वो 3 लोगों को मिलेगी, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। राइट। अब जब आप ज्ञान लेने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक्चुअली क्या था कि लेटर वैदिक एज में डिफरेंट डिफरेंट संस्कार आ गए थे। जैसे बोलते ना कि 16 संस्कार होते हैं हिंदुइज्म में, 16 संस्कार। जैसे पहला होता है गर्भ धारण संस्कार। ठीक है, कि गर्भ जो है उसमें वूम में बच्चे का आना। ठीक है, उसमें फिर वूम में बच्चे के आने के बाद उसके बाद उनका पुंसवन संस्कार होता है। जब बच्चा वूम में 3 मंथ्स का हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी रहे, तो उसके लिए कुछ पूजा पाठ होता है। ठीक है, फिर सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। राइट, कि उसमें फिर जो लेडी होते हैं प्रेग्नेंट, उनके बाल पे चोट एक धागा बांधते हैं कि उनकी सुरक्षा रहे बच्चे की। फिर जातिकरण संस्कार होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में थोड़ा शहद डालते हैं, घी डालते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। ठीक है, फिर नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई संस्कार थे। फिर चूड़ाकर्म संस्कार होता है उसके बाद में, जब बच्चे के हेयर्स काटे जाते हैं 1, 3, 5, 7 साल की एज में। ठीक है, फिर एक संस्कार आता है जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब उसको कहाँ भेजना है? स्कूल भेजना है। तो स्कूल भेजने के लिए एक खास संस्कार था। उस संस्कार का नाम क्या था? इस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। उपनयन संस्कार। लिखते एम है, बोलते इसको एन से, है ना। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जनेऊ। ठीक है, जनेऊ पहनना। वो एक 3 धागों का एक सिंगल थ्रेड बनाते हैं तो जनेऊ पहनते हैं वो। तो जब आप जनेऊ पहन लेते हैं तो कहते हैं कि अब आपका ये दूसरा जन्म है। ये इट मीन्स को क्या बोलते हैं? द्विज, सेकंड बर्थ, ट्वाइस बोर्न। द्विज कौन लोग थे? तो ये उपनयन संस्कार, यानी जब आप स्कूल जाने लायक होंगे कि अब आप स्कूल जा सकते हैं, अब आप अपने एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपका उपनयन संस्कार होगा। अगर वो नहीं हुआ है तो आप वर्दी नहीं है स्कूल जाने के लिए, अपने एजुकेशन लेने के लिए। राइट। अब यहाँ पे एक डिस्टोर्शन क्या हुआ, ख़राब चीज़ क्या हुई कि उपनयन संस्कार में द्विज कह रहे हैं कि एक तो था आपका फिजिकल बर्थ, जैसे पर जन्म होता है हमारा, वो एक फिजिकल बर्थ है। सेकंड ये है कि हमारा स्पिरिचुअल बर्थ। ठीक है, हमने एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ाया है ज्ञान के लिए, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है ना। उसके लिए तो जो मानते हैं उस चीज़ को हम, तो उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो आपका सेकंड बर्थ हो रहा है किस्म से आप। अब आपका तो वो 2 बार बर्थ होना जाता है उसमें, द्विज कहते हैं उस चीज़ को, यानी ट्वाइस बॉर्न। लेकिन ये उपनयन जो संस्कार था ये इट वॉज अवेलेबल टू फर्स्ट 3 वर्ण ओनली, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। सिर्फ इन्हें ही बोलते थे द्विज, कि यही ट्वाइस बोर्न है, यानी यही जनेऊ पहन सकते हैं, यानी यही एजुकेशन के लिए वर्दी हैं ये। यानी शूद्रों को आपने शिक्षा से अलग कर दिया। ठीक है, ये एक डिस्टोर्शन, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसमें कोई 2 राय नहीं है इस जगह पे भी। और लेटर वैदिक के लेटर पार्ट में हुआ। ठीक है, राइट। इसमें से वो कहानी है ना कि कर्ण को सूत पुत्र कहा गया था। कर्ण बहुत टैलेंटेड थे। अब हो सकता है कुछ लोग मुझसे अग्री ना करते हो, लेकिन कर्ण अर्जुन से ज़्यादा टैलेंटेड थे। एकलव्य उनसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, अर्जुन से भी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अर्जुन जो एकलव्य थे वो अपना एक ट्राइबल थे जो जंगलों में रहा करते थे। राइट, तो उस सोसाइटी के सबसे उस टाइम वो शूद्र थे। कर्ण एक सूत पुत्र थे जिनके फादर चैरिटर थे, तो सूत भी जो है वो शूद्र में आएंगे। ठीक है, तो अब वो सूत चैरिटर रथ चला रहे हैं, अनटचेबल नहीं है, लेकिन उनको विद्या का राइट नहीं है। तो जब कर्ण को मना कर दिया गया था, द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि आपको मैं शिक्षा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पांडव पुत्रों को, इनको कौरवों पांडवों को शिक्षा दूंगा, राजपुत्रों को। तो उसके बाद जो है कर्ण, उनको शिक्षा नहीं मिली,
तो फिर वो परशुराम जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि उनको पता था कि जो परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को एजुकेशन देते हैं, तो उन्होंने वो फिर झूठ बोला। बाद में कहते हैं जब वो बहुत, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो द्रोणाचार्य और भीष्म के भी गुरु रह चुके हैं, ठीक है। अब कर्ण ने उनको अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने इंटेलिजेंसी से, अपने हार्ड वर्क से अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया, ठीक है। तो बाद में एक दिन वो लेटे हुए थे, कर्ण की गोद में उनका सिर था, तो कहते ना कीड़ा आया तो वो बढ़ रहा था उनकी तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ। अल्टीमेटली वो कर्ण की जांघ पे आ गया, उनके थाई पे आ गया, उनके थाई को काटना शुरू कर दिया, तो अब उनको खून निकलना शुरू हो गया। अब कर्ण सोचते कर मैं हिलूँगा तो गुरु जाग जाएंगे। अब गुरु जागे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएंगी, और वो बड़े डिवोटेड शिष्य थे। तो जब बाद में गुरु उनके उठे तो उन्होंने देखा कर्ण के थाई से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, और कीड़ा काट रहा है। कीड़े को हटाया गया, तो फिर उनको शक हुआ। कहते हैं किसी ब्राह्मण में इतना पेशेंस नहीं हो सकता कि जो इतनी देर तक बैठा रहे और उसे कीड़ा काटता रहे और कुछ ना बोले, वो हिले भी ना अपनी जगह से। उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने पूछा उन कर्ण से कि सच बता तो कौन है। देन कर्ण ने भेद खोला कि मैं ये हूँ। तो फिर कर्ण को श्राप मिल दिया उन्होंने कि तू सारी विद्या भूल जा अपनी जो मैंने तेरे को दी है। तो फिर कर्ण ने काफ़ी उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ उस कर्ज को, कि जब आपको आपकी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम आप उसे भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर वही हुआ, जब कर्ण का रथ का जो पहिया था फंस गया था मड में, ठीक है, तो उस टाइम पे कर्ण को अपनी विद्या याद नहीं आई। तो उसी के बाद उनका जो है अर्जुन ने उनको मार दिया था कृष्ण जी के कहने पे, राइट। तो ये पूरी स्टोरी थी, वो भी ये भी शो करती है कि इस टाइम पे चीज़ें डिस्टॉर्ट भी होनी शुरू हुई थी, ठीक है। अब तो द्विज से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि द्विज कौन थे। द्विज मीन ट्वाइस बॉर्न, राइट। संस्कार की एज थी, हम नहीं, उपनयन संस्कार हो गया, उपनयन के बाद में फिर आप विद्या ग्रहण करेंगे, वेदारंभ होता है, वेदों को आरंभ करना, ठीक है। फिर आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ के फिर आप अपने घर में आएंगे, फिर वहाँ से शादी होगी, फिर विवाह संस्कार होगा फिर आपका, ठीक है। विवाह संस्कार के बाद में फिर आपका फिर वही वनप्रस्थ संस्कार होगा, फिर वो संन्यास संस्कार होगा, फिर आपकी डेथ होगी यानी अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार होने के बाद भी, आपकी डेथ के बाद भी, तो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आपका श्राद्ध करेंगे, तो वो 16वां संस्कार होगा। तो ये काफ़ी संस्कार हो गए, और हर संस्कार में पूजा पाठ और यज्ञ हुआ करते थे, मंत्रोच्चारण हुआ करते थे डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये संस्कार जो थे वो अल्टीमेटली फिर किसके लिए हैं, वो उन तीनों के लिए चल रहे हैं मेनली। जो सारे संस्कार हैं, सारे संस्कार जो हैं अगर सारे पूरे करने हैं तो आप ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए लिमिटेड थे सारे संस्कार, ठीक है। अब उसमें एक मेन संस्कार जो उपनयन का था वो अवेलेबल नहीं था किसको, शूद्रास को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सोसाइटी का, इस एज का, राइट। फिर आता है कि विमेन, अब मैंने बात की थी, अब जो थर्ड स्टेज जो थी, जो मैंने बताया ना एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन लेने चले गए, अब आप तो अब ऐसे कई हमारे पास क्षत्रिय भी हुए हैं जो बड़े माने हुए इंटेलेक्चुअल्स थे। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ऋग्वेद में ये कहा गया है कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो एक ब्राह्मण थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋषि विश्वामित्र जो थे पहले वो क्षत्रिय थे, बाद में वो अपनी विद्या से, नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपने तप से वो ब्राह्मण बने, और वो बड़े कमाल के ब्राह्मण बने, बड़े कमाल के तपस्वी बने। उन्हीं के दिया हुआ तो एक मंत्र है गायत्री मंत्र, वो ऋषि विश्वामित्र को समर्पित है, उनका बनाया हुआ है वो गायत्री मंत्र, जो एक महामंत्र बोला जाता है वो, ठीक है। तो वो एक क्षत्रिय का फिर इस तरह से ब्राह्मण में कन्वर्ट होना पढ़ के वो एक अलग चीज़ शो करता है, ठीक है, कि ये चीज़ पॉसिबल थी किस टाइम पे। अब कई क्षत्रिय हैं लेटर वैदिक एज के अंदर भी जो राजा हैं, फॉर एग्जांपल राजा जनक जो थे विदेह के राजा थे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो जनक जो थे खुद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो अपने एरिया में, अपने यहाँ पे टाइम पे कई रिलीजियस डिस्कोर्स कराते थे, डिबेट्स यानी शास्त्रार्थ करवाते थे। और एक हमने किया था पहले
बृहद अरण्यक उपनिषद। आपको याद होगा कि बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद जो थे सबसे पुराने उपनिषद माने जाते हैं। इसमें मेंशन है कि राजा जनक ने अपने राज्य में एक बार शास्त्रार्थ कराया, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि आए। ठीक है, उस टाइम की बड़ी फेमस एक विमेन फिलोसफर थी गार्गी, वो आई। उद्दालक आए जो याज्ञवल्क्य के क्लासमेट थे, जो उनके साथ शिक्षा लेते थे। उद्दालक अरुण भी कहते हैं उन्हें, वो भी आए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गार्गी ने बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछे, सबको चुप करा दिया। ठीक है, तो अल्टीमेट डिबेट को जीतते जीतते याज्ञवल्क्य और गार्गी एंड में रह गए वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली गार्गी ने हार मान ली और याज्ञवल्क्य को जो है सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल अनाउंस किया गया उस डिबेट के अंदर, राइट। लेकिन एक चीज़ यही भी शो करता है कि विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, उस टाइम पे एक बड़ी फेमस एक और भी है, वेदों में जिक्र आता है लोपामुद्रा जी का। लोपामुद्रा जो संत अगस्त्य हुए, ऋषि अगस्त्य हुए हैं, उनकी वाइफ थी। इवन लोपामुद्रा जी ने ऋग्वेद के 2 मंत्र भी लिखे हैं उसमें। ठीक है, उनके नाम उनको डेडिकेट किया गया, मतलब उन्होंने लिखे हैं वो। तो लेडीज़ ने भी मंत्र लिखे हैं। ठीक है, विमेन ने भी लिखे हैं। इट मीन्स विमेन को पूरी इंडिपेंडेंस थी कि वो इनमें पार्टिसिपेट करें, नॉलेज लें, ज्ञान लें, पढ़ाई करें। ठीक है, और डिस्कोर्स पे करें। आप डिस्कोर्स में आप पूरा पर्दा रख कर नहीं कर सकते ना आप, यानी कोई पर्दा सिस्टम भी इस टाइम पे कोई भी नहीं है। आप उनसे ओपन डिबेट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ठीक है, एक और जो फेमस विमेन का जिक्र आता है वुमेन का, वो है मैत्रेयी। जो मैत्रेयी थी वो याज्ञवल्क्य जी की वाइफ थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य जी 2 वाइफ थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। तो जो मैत्रेयी थी उनको भी बहुत नॉलेज थी। ठीक है, वो बहुत ज्ञानवान थी, वो भी तपस्वी थी, वो भी इन डिबेट्स में, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। वो भी याज्ञवल्क्य जी के साथ डिस्कशन किया करती थी वो भी। ठीक है, बड़े फेमस एक सेंट हुए हैं, सेंट मैत्रक। तो मैत्री, सेंट मैत्री, सेज मैत्री। तो सेज मैत्री की बेटी थी मैत्रेयी और वो वाइफ थी याज्ञवल्क्य जी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेंशन उसमें की हुई हैं। अब विमेन का यानी उस टाइम पे एक रिस्पेक्ट थी, इक्वलिटी वाला कंसेप्ट था। लेकिन लेटर वैदिक एज के लेटर पार्ट में कुछ डिस्टोर्शन नो डाउट शुरू हुई हैं। ठीक है, कि इंटरडाइनिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और वही चीज़ विमेन के साथ भी होनी शुरू हुई। विमेन का जो वो पहले एक स्टेटस था वो थोड़ा सा डिटेरियोरेट होना शुरू हुआ, थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ लेटर वैदिक एज के लेटर पार्ट में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो चीज़ रहे कि एंड वाले पार्ट डिस्टॉर्शन शुरू हुआ है इसमें, सोसाइटी ख़राब होना शुरू हुई है। ठीक है, अब विमेन में एक कंसेप्ट इसमें और भी आएगा कि अगर विमेन का हम जिक्र कर रहे हैं तो विवाह के बारे में, शादी के बारे में भी चीज़ पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो अब 2 तरह के मेन ग्रुप्स थे शादियों में। अनुलोम एंड प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या है, जो अलाउड था कि हायर वर्ण बॉय एंड लोअर वर्ण गर्ल, ये मैरिज एक्सेप्टेबल थी, ये मैरिज लीगल थी, अलाउड थी। प्रतिलोम में उल्टा कर दो आप, हायर वर्ण गर्ल एंड लोअर वर्ण बॉय, इनकी शादी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक ब्राह्मण बॉय है और एक क्षत्रिय जो है वो गर्ल है, तो क्षत्रिय कंपैरिजन में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, तो ये हायर वर्ण बॉय हो गया, लोअर वर्ण गर्ल होगी। इसी में एग्जाम्पल लेता हूँ। और सपोज
क्षत्रिय बॉय एंड वैश्य गर्ल। तो क्षत्रिय के बाद आएगा ना स्टेटस में, सबसे ऊंचा स्टेटस है ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर शूद्र का। तो क्षत्रिय हो गया हायर वर्ण, बॉय हायर वर्ण का, गर्ल लोअर वर्ण की होगी। तो ये शादियां जो हैं, ये मैरिजेज जो है अलाउड थी। उल्टा अलाउड नहीं है। अगर मान लो ब्राह्मण गर्ल हो और क्षत्रिय बॉय हो, ये अलाउड नहीं था, ये प्रतिलोम विवाह था। जो ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये अनुलोम का हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्रतिलोम कि ब्राह्मण लड़की क्षत्रिय लड़का, सेम क्षत्रिय लड़की और वैश्य लड़का, ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये भी प्रतिलोम माना जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे ऐसे, जिसमें एक अलाउड था शादी, एक अलाउड नहीं थी। अभी मैंने वो बता दिया आपको कि सेम गोत्र में अलाउड नहीं था, ठीक है। जनरली सोसाइटी मोनोगमस थी, एक ही शादी होती थी, लेकिन पॉलीगैमी भी थी कि एक मेल की कई वाइफ हैं, ठीक है। पॉलीएंड्री बहुत रेयर थी, वो कुछ ट्राइबल सोसाइटी में होती होगी, ठीक है। जैसे पॉलीएंड्री का एक इंस्टांस द्रौपदी जी का भी है। 5 पांडव जो थे द्रौपदी जी के हस्बैंड थे, ठीक है, वो पॉलीएंड्री होगी, ठीक है। अब कुछ इंस्टांसेस जो हैं सती सिस्टम की भी हैं, ठीक है। विडो री मैरिज अभी भी चल रही हैं, राइट। और इसमें जो अब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मैरिज में ना 8 टाइप की मैरिजेज हैं। ये तो 2 ग्रुप्स हो गए ना, अब 8 टाइप की मैरिजेज हैं। इन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे PCS, HSIS कुछ भी हो। अब ये मैरिजेज किस कौन कौन सी हैं? कुछ अलाउड थी, कुछ अलाउड नहीं थी, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है कि अलाउड नहीं है तो होती नहीं थी, होती थी, लेकिन उनको सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती थी जल्दी, ठीक है। और कुछ मैरिजेस को तो हम बड़ा ख़राब मानते थे, और क्योंकि और वो थी भी चीज़ें ऐसी कि ख़राब मानना भी चाहिए उससे वो, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट होती थी वो। देखिए ये मैरिज में पहला है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म मैरिज। मैरिज जिसमें जो है लड़के वाले जाएंगे लड़की के पास में, ठीक है, लड़की वालों के पास में, ठीक है, रिश्ता लेके, राइट। तो फिर उसके बाद में वो जो हैं सेम वर्ण के होंगे, राइट। जैसे अनुलोम विवाह जैसे होता है, सारे वैदिक रिचुअल फॉलो करेंगे उस जगह पे, डावरी दी जाएगी, ठीक है। अब बस जैसे डावरी का नाम बोलते हैं लोग आजकल ना उछल पड़ते हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ पे शुरुआत से एक सिस्टम रहा है कि जो लीगल सिस्टम रहा है कि उसमें घर के बच्चों के इक्वल राइट्स हैं, राइट। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा हुआ है, जिनसे हमारे ना ये बने हैं जो धर्मसूत्रास अपने हैं, जिनसे हमारे लॉ बने हैं, पर्सनल लॉज बने हैं। ये नहीं है उनका अधिकार नहीं है आपकी प्रॉपर्टी पे या आपके पैसे पे, राइट। होता क्या था, पहले जो लड़की है वो शर्म करती थी, ठीक है, कि अब मैं दूसरे घर में जा रही हूँ, तो अपने वो पेरेंट्स से अपना हिस्सा नहीं मांगती थी वो। तो पेरेंट्स को ये लगता था कि ठीक है, हमने अपने बेटी को कुछ दिया नहीं है, वो हिस्सा नहीं लेगी अपना, उसे नहीं मिलेगा, वो नहीं मांगेगी, तो हमारी तरफ से जो बन सकता है हम अपनी खुशी से अपनी बच्ची को दे रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं। तो उसे नाम दिया गया था दहेज, ठीक है। तो एज सच अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप अपनी बेटी कुछ दे रहे हैं खुश होकर अपनी इच्छा से, तो उसमें कोई बुराई नहीं कभी मानी गई, ना ही वो कोई चीज़ बुरी है। लेकिन डिस्टोर्शन ये मॉडर्न टाइम में अब आकर शुरू हुई है कि जब दहेज को मांगा जाना शुरू हुआ कि हम इतना दहेज लेंगे, या उसके लिए उसे फोर्स कर रहे हैं, फिर भी वो अगर नहीं ला पा रहे हैं, मजबूर हैं, तो आप उनको कुछ जो है वायलेंस कर रहे हैं। वो चीज़ डिस्टोर्शन है, वो चीज़ बहुत गलत है। अभी भी आप देख लो, वही सेम लॉ जो इम्प्लीमेंट अभी हुए हैं, अब विमेन आज की लड़कियाँ आजकल हिस्सा मांग रही हैं अपना, ठीक है। अभी 15-20 साल से ये केसेस बहुत बढ़ गए हैं उसमें कि लड़की का हिस्सा है तो लड़की मांगती है वो, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी आजकल आप कोर्ट पे जाइए, कहीं निकल जाइए आप, उनका हिस्सा है वो मांगती हैं, फादर की जो प्रॉपर्टी से शेयर मिलेगा उनको। जो भी लॉ कहता है, तो बच्चों को जो चीज़ लीगली मिलनी है बच्चों को, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका हक है, वो अब मांग भी रहे हैं, टाइम चेंज हो गया है, ठीक है।
पहले मांगते नहीं थे, लेकिन राइट पहले भी था, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर दूसरा है दैव विवाह। अब जो दैव विवाह में हो रहा है कि शादी हो रही है, ठीक है, अब जो हो सकता है कि बच्चे की जो आपकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर आप गरीब हैं, सपोज़ पैसे नहीं हैं आपके पास में, ठीक है, तो उसमें फिर आप क्या करते थे कि जो प्रीस्ट आपके यहाँ सेरेमनी कर रहे हैं, तो आप अपनी बेटी का विवाह उस प्रीस्ट के साथ कर देंगे। वो ठीक, मैं फ़ीस नहीं दे पाया आपको, तो मैं बच्चे की शादी आपके साथ कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, लड़की की शादी उससे कर रहा हूँ, तो दैव विवाह माना जाएगा। आर्ष में यही है कि अब वही चीज़ है कि अगर आप फिर पैसे नहीं हैं आपके पास में, ठीक है, इतनी हैसियत नहीं है आपके पास में, राइट, तो फिर डावरी की फॉर्म में एक टोकन प्राइस काऊ को या फिर आप जो है कुछ भी, या बुल या काऊ, या कहते हैं कि 1 रुपया जैसे हम आजकल बोलते हैं शगुन के तौर पे, ठीक है, तो वो आप दे के शादी करते थे वो, ठीक है, वो आर्ष विवाह था। उसमें हो सकता है, क्योंकि ना वैदिक रिचुअल्स में एक ये रिचुअल था कि डावरी आप पे कर रहे हैं, तो यहाँ डावरी को आप सिंबॉलिकली पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आर्ष विवाह है, ठीक है। फिर प्रजापत्य है, ये एक खास चीज़ है प्रजापत्य में कि इसमें जो लड़की के फादर हैं वो लड़के के फादर के पास जा रही हैं रिश्ता लेके, ये उल्टा हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। इसमें कुछ इंस्टांस ऐसी भी थी कि मान लो किसी एक किंग ने दूसरे किंग को हरा दिया, ठीक है, तो फिर वो किंग जो हरा हुआ किंग जो है एक किसी ट्रीटी के हिसाब से या फिर किसी एक कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से अपनी बेटी की शादी जो है जीते हुए किंग के बेटे के साथ में कर रहा है, ठीक है, तो एक वो भी टाइप था। तो इसमें जो बेटी के फादर हैं वो बेटे के फादर लड़के के फादर के पास जा, लड़की के फादर जो है लड़के के फादर के पास जा रहे हैं रिश्ता लेके वो, ठीक है। इसमें वो एज का भी एक कंसर्न हो सकता है कि लड़की की शादी काफ़ी टाइम से हुई नहीं है, उसकी एज जा रही है, तो मुझे अब एफर्ट करने चाहिए, बजाय कि बॉयज़ वाली साइड से कोई आए रिश्ता लेके। तो उसका नाम था प्रजापत्य मैरिज, ठीक है। अब ये 4 जो थी ये अलाउड थी, एक्सेप्टेबल थी चारों मैरिज। जो अगली 4 हैं गंधर्व, असुर, राक्षस एंड पिशाच, ये होती थी बट एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये गंधर्व मीन गंधर्व विवाह, इसमें कोई वैदिक रिचुअल फॉलो नहीं है, भगवान को साक्षी मान के आपने शादी कर ली, काइंड ऑफ लव मैरिज है ये, ठीक है। तो ऐसे कई लव मैरिज का डिस्कशन हमने पहले मतलब कि जो डिस्कशन हुआ है अपने कई ग्रंथों के अंदर भी कि इन्होंने लव मैरिज कर ली, गंधर्व विवाह कर लिया भगवान को ईश्वर को साक्षी मान के, ठीक है। तो इसमें आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो हो सकता है अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, हो सकता है उनको रिश्ता मंजूर ना हो ये वाला, ठीक है, राइट। तो वो गंधर्व विवाह हो गया, इसमें कोई डाउरी का सिस्टम भी नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ जी। असुर विवाह कि आपने लड़की के फादर को पैसे दे के लड़की परचेज कर ली है, ठीक है, तो वो असुर विवाह हो गया। ये एक्सेप्टेबल सोसाइटी में नहीं था कि गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये होती थी, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी सब लोग तो अच्छे नहीं होते, कुछ लालची भी होते हैं, तो परचेज करके शादी करना ये खराब माना जाता था, और ये खराब चीज़ है भी सही है क्योंकि उसमें लड़की की रजामंदी नहीं होती है। फिर राक्षस, इसमें आप गर्ल को कैप्चर करें, किडनैप करें, एब्डक्शन उसका कर लें, उसे उठा के ले जाएं, फिर उससे ज़बरदस्ती शादी करें, तो वो होगी राक्षस मैरिज, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर है पेशाच, सबसे ख़राब मैरिज जो मानी जाती है कि लड़की को आपने कोई गर्ल को आपने कोई इंटॉक्सिकेंट्स दे दिए, कुछ ड्रग्स दे दिए, ड्रग्स दे के फिर आपसे शादी कर रहे हैं और वो अभी बेहोशी की हालत में है या फिर उसको पूरा होश नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उससे शादी कर रहे हैं। जो आपने उससे परमिशन लेनी होती शादी की वो आप उससे ले रहे हैं, ठीक है। तो जो सेरेमनी परफॉर्म हो रही है उसकी ऑलमोस्ट जो है कम होश में है, बेहोशी हालत में सेरेमनी सारी हो रही है जिसका उसको पता नहीं है, तो वो पेशाच मैरिज है। वो ये होती थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इन पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म, देव, अर्श, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एंड पेशाच, ये 8 टाइप की मैरिजेस थी। 4 जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, 4 जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है, राइट। अब मैंने इसका ये बता दिया आपको कि
अच्छा हाँ, पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई की बात करते थे, वो एक चीज़ भूल गया मैं बताना आपको कि पढ़ाई में सिलेबस क्या होता था, क्या पढ़ते थे। ठीक है, ये मैं एक थोड़ा सा चीज़ रह गई बीच में समझाने में। अब सिलेबस क्या था, तो छंदोग्य उपनिषद में इसको डिटेल में डिस्कस किया गया कि क्या पढ़ते थे उस टाइम पे। वो पढ़ते क्या थे, मेडिकल साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्स, देन फिलॉसफी, देन इसके बाद में आप कह सकते हैं मिलिट्री साइंस, एथिक्स, मिनोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये हमारे सब्जेक्ट्स थे इस तरह के, ये सब मेंशन किए गए हैं। ठीक है, फिर मुंडक एक उपनिषद है, उस उपनिषद में मेंशन किया गया है कि 2 तरह की विद्या थी। अपरा विद्या एंड पराविद्या। हम बोलते हैं परलौकिक, दूसरे लोक का। ठीक है, अपरा विद्या इस लोक की, परलौकिक में दूसरे लोक की। इट मीन्स क्या हुआ, जो सब्जेक्ट मैंने सब बताया अभी आपको, वो हो गए अपरालौकिक, यानी इसी लोक के हैं। ठीक है, एक होता है कि अगर आपको जानना है आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, फिलॉसफी होती है ना, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, मरने के बाद भी कहाँ जाता है, मरने के बाद में मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो वो सब चीज़ जो ज्ञान की बातें हैं, एनलाइटनमेंट होने के लिए जब आप स्टेप उठाते हैं, तो जो ये वाली स्टडी है, जो ये वाली पढ़ाई है, ये परालौकिक मानी गई है। ये मुंडक उपनिषद में इसको डिवाइड किया गया, ये हायर स्टडीज़ हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब सोसाइटी में कल्चरल लाइफ जो थी अपनी, जो कल्चरल लाइफ में चेंज किया है, जो पुराने हमारे देवता थे, जैसे इंद्र जी हो गए, अग्निदेव हो गए, वरुण देव हो गए, तो उनका जो थोड़ा स्टेटस था इस टाइम पे डाउन आ गया। अब 3 देव जो थे उनका जो स्टेटस है वो राइज कर गया, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा जो हैं वो जन्म देने वाले हो गए। ठीक है, विष्णु जो है वो रक्षा करने वाले, पालने वाले हो गए, प्रिजर्वर। ठीक है, ब्रह्मा क्रिएटर हो गए, विष्णु प्रिजर्वर हो गए, एंड शिव डिस्ट्रॉयर हो गए वो। ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन ये अपने मन से नहीं है, डिस्ट्रक्शन से तो कंस्ट्रक्शन होती है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसको नाम दिया हमने ट्रिनिटी, त्रिदेव। ठीक है, इनका जो है वो अब जो है स्टेटस काफ़ी हाई हुआ, जो कहा जाता है इनकी पूजा पाठ, इनके मंत्र, रिचुअल्स इनके ज़्यादा हो गए। पुराने गॉड का जो स्टेटस थोड़ा डाउन हो गया, वो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उनकी जो रिचुअल्स थे, उनके जो मंत्र वगैरह थे, थोड़े से कम हो गए इस टाइम पे। ठीक है, इनको वो सिग्निफिकेंस, इनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो ऋग वैदिक टाइम में थी वो। राइट, जो मैंने भी समझाया था ना आपको, उपनयन, जनेऊ, तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं। 3 धागे वो क्या शो करते हैं जनरली, वो शो करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव को सिग्निफाई करते हैं वो। राइट, अब जो यज्ञ हैं, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी होनी शुरू हो गई। रिचुअल्स घर के अंदर परफॉर्म भी होते हैं, सोसाइटी में परफॉर्म होते हैं, किंग्स रिचुअल करते हैं, रिचुअल का साइज, डायमेंशन बढ़ गया उस जगह पे। तो रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाले 16 प्रीस्ट हुआ करते थे। होत्री हैं, उद्गात्री हैं, अध्वर्यु हैं, वो तो है ही हैं। फिर नए एक प्रीस्ट हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वो प्रीस्ट थे जिन्होंने नए रिचुअल्स क्रिएट किए, नए मंत्रास क्रिएट किए, और स्लो 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 ब्राह्मण्स जो हैं वो डोमिनेट हो गए वो। ठीक है, वो सब प्रीस्ट में सबसे ऊपर आ गए वो ब्राह्मण्स। राइट, तो ब्राह्मण्स का वो इम्पोर्टेंस नहीं था अर्ली वैदिक एज में। उस टाइम होत्री, उद्गात्री, है ना, होत्री, उद्गात्री एंड अध्वर्यु थे। तो लेटर वैदिक फेज के लेटर पार्ट में जो है वो आ गया अब इम्पोर्टेंस किसका, ब्राह्मण्स का। हालांकि 16 के 16 थे, 16 प्रीस्ट थे, 16 प्रीस्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रीस्ट मान लेके ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक टाइप के प्रीस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने कई नए मंत्रास और कई नए रिचुअल्स जो हैं वो जनरेट किए। ठीक है, अब जो एक पुशान गॉड थे, लास्ट टाइम हमने क्या था ना, लास्ट ऋग वैदिक टाइम में पुशान जो थे वो लॉर्ड ऑफ जंगल्स थे, लॉर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक थे। अब जो है जो पुशान है वो लॉर्ड ऑफ शूद्रास बन जाएंगे वो इस एज में, उनको शूद्रास का लॉर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है,
संस्कार मैंने बता दिए आपको, संस्कारों की एज थी, डिफरेंट संस्कार फॉलो होते थे, तो संस्कार से चीज़ें काफ़ी ना कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। संस्कार भी फॉलो करने हैं आपने, हवन यज्ञ भी कराने हैं आपने, मंत्रोच्चारण भी करवाने हैं आपने, ठीक है। सोसाइटी में रहना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि किंग भी यही काम कर रहे हैं, सोसाइटी यही काम कर रही है, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, राइट। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। ब्राह्मण्स को फिर दान बहुत मिलेगा, ज़मीन दान होगी, काउस का दान दिया जाएगा, बुल्स का दान दिया जाएगा, ठीक है। तो हर मतलब कि क्योंकि ब्राह्मण रिचुअल पूरे करवा रहे हैं आपसे, संस्कार पूरे करवा रहे हैं, आपको मोक्ष दिलाने के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों के लिए फिर ब्राह्मण को आप दान देंगे, राइट। अब उस दान देने के लिए आपकी जो कैपेसिटी वो मैटर भी करती है। तो 3 तरह के मेन उस टाइम पे सेरेमनीज थी, मेन 3 तरह की, चौथा बाद में एक और ऐड हुआ, वो भी बताता हूँ आपको मैं। 3 तरह की सेरेमनीज, 3 तरह के यज्ञ थे। पहला है राजसूय यज्ञ, दूसरा है वाजपेय यज्ञ, तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। तो इन यज्ञों को ना इंग्लिश में लिखते हैं सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, ठीक है। तो सब में सेक्रीफाइस करना ये नहीं होता कि सब सेरेमनी में सेक्रीफाइस के लिए आपको एनिमल्स काटने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस करना मीन आप दान दे रहे हैं, है ना, बलि देना, डोनेशन देना, गिफ्ट देना, वही सेक्रीफाइस है। अगर आप अग्नि में मंत्र बोलते हुए कुछ भी समर्पित कर रहे हैं तो वो भी सेक्रीफिशियल फायर है, वो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, ठीक है। अपने अहंकार की बलि दी जाती है उसमें, अपने ना षड रिपु जो आपके 6 जो आपके दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे बोलते हैं हम उसमें हम, तो उनकी बलि भी दी जाती है, ठीक है। तो वो भी सेक्रीफाइस है। तो लोग क्या समझते हैं सेक्रीफाइस मीन कि वहाँ बकरे काटेंगे मुर्गे काटेंगे उस जगह पे, ऐसा नहीं होता हर जगह पे वो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन हर सेरेमनी में ये चीज़ नहीं होती थी, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। राजसूय यज्ञ कौन सा है कि अब जो राजा जो है अपना राजपाट छोड़ के अपने बेटे को जो है किंग बना रहा है, उसका फिर जो बेटा जो था, जो प्रिंस था, अब प्रिंस का हो रहा है कोरोनेशन, राज्याभिषेक हो रहा है। तो वो सेरेमनी ग्रैंड होगी, प्रजा आएगी, पंडित पुरोहित आएंगे, सारे प्रीस्ट आएंगे, रिचुअल्स होंगे, दान पुण्य किया जाएगा, ठीक है। रिचुअल कई दिन चलेगा वो, ठीक है, कि अब राजा हमारा नया बन रहा है, तो वो राजसूय सेरेमनी होगी, ठीक है। प्रीस्ट को बहुत दान मिलेगा उसमें, हर एक जनता को दान मिलेगा उसमें, ठीक है। फिर वाजपेय थी एक चैरियट रेस थी, ठीक है। चैरियट रेस में एक फिक्स थी रेस कि अगर उसमें राजा जो जी हिस्सा ले रहा है, तो जो राजा का घोड़ा है, राजा का रथ जो है, वो अल्टीमेटली उसको जिता दिया जाएगा वो। तो वो वाजपेय एक रेस थी, वो एक हवन एक सेरेमनी थी। तो उस सेरेमनी के बाद भी अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें क्या होगा, फिर वही दान पुण्य डोनेशंस दी जाएंगी। फिर जो सबसे लंबी सेरेमनी थी जो आपकी पॉलिटिकल पावर को एनहांस करती थी, वो होती अश्वमेध, ठीक है। जो आपने जिसका जिक्र रामायण में भी सुना होगा, महाभारत में भी सुना होगा आपने। तो अश्वमेध यज्ञ जो हुआ है वो अगर कोई करता है तो उस किंग की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। फिर वो किंग जो है वो किंग ना होके फिर वो एम्परर बन जाएगा, यानी वो राज्य का राजा ना होके वो साम्राज्य का सम्राट बन जाएगा, वो महाराज बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो है ना, सम्राट युधिष्ठिर, राइट। अगर आपने समझा होगा तो सम्राट युधिष्ठिर अनाउंस करना चाहते थे उनको, लेकिन उन्हें क्या बना गया, राजा युधिष्ठिर। कौन सा राज्य दिया गया उनको, इंद्रप्रस्थ उन्हें दिया गया, ठीक है। यानी आप एक एरिया के राजा हो, आप सम्राट नहीं हो। अंगराज कर्ण, दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दे दिया तो उनका वो राजा बने, वो महाराजा नहीं थे। राजाओं का राजा सम्राट होंगे, राजाओं का राजा महाराजा माने जाएंगे, यानी सारे सीएम्स के ऊपर पीएम आ जाएगा एक किस्म से, ठीक है। तो वो चीज़ बनेगी, फेडरेशन बनेगा अपना कंट्री। तो कई जनपद हैं, कई राज्य हैं, कई राज्यों के राजा हैं, लेकिन उन सब राजाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा महाराजा यानी सम्राट है। किंग से किंगडम, एम्पायर से एम्परर, ठीक है। एम्परर से एम्पायर, किंगडम से किंग, राइट। अब तो अश्वमेध में क्या है कि आप एक घोड़े, जो आपका एक राजा का घोड़ा है, शानदार घोड़ा जो है, उसको आप जो है छोड़ देंगे, उस पर मैसेज लिख देंगे 4 आपके साथ में, उस घोड़े के पीछे एक मिलिट्री कन्वॉय चलेगा। तो कहते हैं कि घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो जगह जीती हुई मान ली जाएगी, अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका तो।
अगर किसी ने भी, अगर मान लो घोड़ा 100 किलोमीटर आगे निकल गया, किसी और का राज्य शुरू हो गया, राजा ने वो पढ़ तो लिया, अब वो कहते हैं कि मेरी जगह आके मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि ये जगह उनकी होगी, नहीं मैं अपनी जगह नहीं दूंगा, तो फिर वो घोड़े को रोक लेगा, उसे अपने यहाँ बांध देगा। तो बांधना मीन जिसका घोड़ा है, जिसने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है, उसको चैलेंज है कि मुझे डिफीट करो तो मेरी ज़मीन लो, आप मेरा राज्य लो, अदरवाइज़ आपके घोड़े के मूव मेरे एरिया से करने से मैं आपको अपना एरिया नहीं दूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ चैलेंज नहीं मिलेगा वो एरिया फिर उनका होता जाएगा। यानी उस किंग ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली, अलाउ कर दिया आपको यहाँ से जाना। तो जब वो घोड़ा वापस आएगा सब जगह से घूम के, उसके बाद फिर वो पूरा एरिया जब आपका हो जाएगा, फिर आप वो सेरेमनी करेंगे अश्वमेध यज्ञ वाली। ठीक है, महाभारत खत्म होने के बाद भी कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि अब आपको अश्वमेध यज्ञ करना है। तो वो टेंशन में आ गया कि महाराज इतनी तो अभी हमने बंदे मर गए अपने, इतना तो वायलेंस हुई है, उससे भी उभरे नहीं है, आप बोल रहे हैं कि एक और हमने अश्वमेध यज्ञ करना है, अब क्या जितना बाकी रह गया। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा था कि मैं अब फिजिकली वॉर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब आप सब जगह आप किसी को भेजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए और सबको ये मैसेज कीजिए कि हमसे आपको कोई खतरा नहीं है, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए। बट आपने महाभारत का रिजल्ट देख लिया ना, कितनी डिस्ट्रक्शन एक वॉर से होती है, तो हमें मिल के रहना है। ठीक है, आप सबका सम्राट मैं हूँ, कोई समस्या आपको है तो मुझे आप बोलिए, मैं उसे हल करूँगा। लेकिन अगर आपने फिर कोई गुस्ताखी कोई की तो फिर मैं उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन भी लूँगा। तो एक किस्म से फेडरेशन वाला कंसेप्ट था कि अपने अपने एरिया में आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप सबके ऊपर मैं सम्राट हूँ। तो कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को भेजा गया था वो घोड़ा लेके, तो अर्जुन को लिमिट क्या दी थी कृष्ण जी ने, तो उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ को हमने भारतवर्ष माना है। बिल्कुल वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ईस्ट में मणिपुर तक, नॉर्थ में तिब्बत तक और साउथ में हमारा श्रीलंका तक, ये पूरा पार्ट जो था वो कवर करना था। ठीक है, कुछ लोग शायद जानते नहीं होंगे, मणिपुर की जो प्रिंसेस थी उनसे अर्जुन की शादी हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर से हमारे आज के लिंक नहीं हैं, बड़े पुराने लिंक हैं, राइट। तो मणिपुर हमारी कल्चर आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट रहा है। सेम केस विद अफ़गानिस्तान। ठीक है, हाँ जी, ये पूरा। फिर बाद में एक और ऐड हुआ था, एक रत्नाविंसी, जो मंत्री यानी रत्निन, मंत्री को बोलते हैं रत्निन, तो वो इसमें डिफरेंट गॉड्स या देवताओं और देवियों को, गॉडेसेस को इन्वोक करते थे अपने अपने मंत्र पढ़ के। तो ये उनके बड़े यज्ञ थे, ये सेक्रिफिशियल जो थी सेरेमनीज थी, ये उनकी थी। रत्नाविंसी। ठीक है। तो हमने ये काफ़ी डिटेल में कर लिया है। अब सोसाइटी बहुत रिचुअलिस्टिक होती जा रही है, बहुत कम्प्लेक्स सा काम का हो रहा है इसमें, तो लोग स्लो रिचुअल को छोड़ना शुरू करेंगे, फिर वो फिलॉसफी की ओर अट्रैक्ट होंगे, फिर उसके बाद में कुछ नए तरह के आइडियोलॉजीज़ आएंगी, नए तरह के सेक्ट एमर्ज होंगे जो इन रिचुअल्स को, इन रिजिड चीज़ों को प्रोटेस्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मोर देन 60 नए सेक्ट इंडिया में आएंगे फिर। ठीक है, तो उसके उन सेक्ट जो होंगे उनमें 2 सेक्ट जो हैं, 3 सेक्ट बड़े फेमस होंगे, उन 3 में 2 आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एंड तीसरा सेक्ट होगा आजीवक का। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है, पीसीएस में है, आईएएस में तो खैर है ही, एचएस में भी है ही है, एचएस में भी है। पीसीएस में बुद्धिज़्म और लेटर वैदिक पार्ट के बाद का जो बीच का फेज़ है वो नहीं दिया हुआ सिलेबस में पीसीएस में। तो हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके पास में है। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप बार बार ना पीडीएफ मत मांगिए, जो मैंने बोला है उसको लिखिए, कुछ मेहनत आप भी कीजिए। मैंने बुक्स बताई हैं, आप बुक्स पढ़िए। आप सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, पढ़ना कुछ चाहते नहीं हैं, ये गलत चीज़ है। थोड़ी मेहनत करना सीखिए आप। जो पीडीएफ आपको चाहिए होगी मैं आपको मैसेज करके भेज दूंगा, अपनी वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे टाइम पे।
जैसे करंट अफेयर की 2 PDF मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो टाइम टाइम में चलती जाएंगी। कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको मैसेज कर दिया करूँगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट से कि मैंने अपलोड कर दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच।